घोष बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद घोष देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था और 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में निधन हो गया था। अरविंद का अर्थ कमल होता है। किसे पता था कि अरविंद के जन्म 15 अगस्त 1872 के ठीक 75 वर्ष बाद इसी तारीख को भारत को अंग्रेजी राज से आज़ादी मिलेगी। जबकि अरविंद अपने जीवन काल में कहा करते थे कि 15 अगस्त की तारीख देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, जो मेरा जन्म की तारीख। इनके पिता के.डी. कृष्णन घोष एक डॉक्टर सर्जन थे। इनके पिता की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई थी, अतः पिता चाहते थे कि उनके पुत्रों की भी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही संपन्न हो। इनकी माता स्वर्णलता देवी और पत्नी का नाम मृणालिनी था। राजनारायण बोस बंगाली साहित्य के एक जाने माने नेता अरविंद के नाना थे, जो देवघर बिहार में रहा करते थे। अरविंद घोष जब 5 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें दार्जिलिंग के लोरेंटो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई के लिए भेज दिया। वहां उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हुए 2 वर्ष भी नहीं बीता था कि 1879 में अरविंद को उनके 2 बड़े भाइयों के साथ उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में रहते हुए अरविंद घोष की पढ़ाई लंदन के सेंट पॉल स्कूल से पूरी हुई। 1890 में 18 वर्ष की उम्र में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मिलने के कारण अरविंद को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह पिता की इच्छा अनुसार ICS के लिए आवेदन किया। उन्होंने 1890 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया, किंतु घुड़सवारी की आवश्यक परीक्षा में असफल हो गए, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश भारत सरकार की सिविल सेवा में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। फिलहाल उन्होंने ICS अधिकारी बनने की पूरी कोशिश की, परंतु अंतिम चयन से वंचित रहे। कहा जाता है कि वह जानबूझ करके ऐसा किए थे, क्योंकि उनके पिता पहले जो अंग्रेज भक्त थे वो कहा करते थे कि इनके ऊपर किसी भी प्रकार से भारतीय संस्कृति और समाज का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इन्हें पूर्ण रूप से अंग्रेजी की शिक्षा मिलनी चाहिए थी। उसकी पूरी कोशिश की, लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा भारत पर मानवीय अत्याचार किए जाने लगे, तब उनके पिता कुपित होकर के चोरी छिपे भारतीय अखबारों के कटिंग इंग्लैंड अरविंद के पास भेजते रहे और वहां अरविंद ने कमल और कटार नामक एक गुप्त संस्था बना ली थी, जिससे वह भारतीय राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने शेले, क्रीट्स, शेक्सपियर आदि की पुस्तकें पढ़ी थी और कविता भी करना प्रारंभ कर दिया था। राजनीति और दर्शन के वह महान अध्येता और विद्वान थे। इंग्लैंड में ही उनकी मुलाकात गायकवाड़ नरेश से हुई, जो उनके ज्ञान, दर्शन और विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने उन्हें बड़ौदा आने का निमंत्रण दिया। स्वदेश आकर वह बड़ौदा नरेश गायकवाड़ के निजी सचिव व भू राजस्व अधिकारी बन गए। यहाँ वह 1906 तक कार्य करते रहे, किंतु देश की राजनीतिक और गतिविधियों पर भी उनका ध्यान केंद्रित रहा। वह बड़ौदा में रह करके बंगला संस्कृत सीखना प्रारंभ किया और कुछ ही समय में उसके वह प्रकांड विद्वान हो गए। अंग्रेजी गवर्नर कर्जन ने जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल विभाजन ने बंगाल के युवकों को आंदोलित कर दिया। वह अंग्रेज सरकार की चाल समझकर उसका जमकर विरोध किए। स्वदेशी आंदोलन चलाया। विदेशी वस्त्रों एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सिलसिला चला। अरविंद घोष
1906 में बड़ौदा नरेश की नौकरी छोड़कर बंगाल आ गए। वहाँ पर अंग्रेजी के प्राध्यापक नियुक्त हुए। वहाँ रह करके उन्होंने अंग्रेज विरोधी अनेक गतिविधियों में अपने संभाषणों के माध्यम से अपने पत्र के देश सेवा करना प्रारंभ किया। महर्षि अरविंद एक दार्शनिक और महायोगी थे। उन्होंने योग साधना पर कई मौलिक ग्रंथ भी लिखे। कहा जाता है कि उनके निधन के 4 दिन तक उनके पार्थिव शरीर की आभा बनी रही और 9 दिसंबर 1950 को आश्रम में ही उन्हें समाधि दे दी गई। अरविंद घोष की प्रमुख कृतियां लेटर्स ऑन योगा, काव्य कृति सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री और द मदर। भारतीय संस्कृति के बारे में महर्षि अरविंद ने फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। वर्षों की तपस्या के बाद उनकी विश्व प्रसिद्ध कृति लाइफ डिवाइन आई, जिसकी गणना विश्व के महान कृतियों में की जाती है। कलकत्ता में वंदे मातरम नामक पत्र में सहायक संपादक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और सरकार के अन्याय के खिलाफ जोरदार शब्दों में आलोचना प्रारंभ की। अरविंद के लेख और संभाषण से अंग्रेजों के विरुद्ध चिंगारी की भांति शब्द निकलते थे। वंदे मातरम में अंग्रेज सरकार के खिलाफ लिखने के कारण उन पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन कुछ समय बाद वे उससे बरी हो गए। वंदे मातरम में विदेशी सामानों के बहिष्कार और आक्रामक कार्रवाई करते हुए स्वराज सहित स्वतंत्रता पाने के लिए उन्होंने बंगाल के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों। सत्र में अरविंद घोष ने बाल गंगाधर तिलक से पहली बार मुलाकात की और बाल गंगाधर से प्रभावित होकर वह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि 1905 में वाइटसराय लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन किया। 1906 में जब बंगभंग का आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने बड़ौदा से कलकत्ता की ओर प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने बड़ौदा नरेश की नौकरी से त्यागपत्र देकर कलकत्ता आ गए। कांग्रेस इस समय तक गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो चुकी थी। नरम दल के नेता फिरोज शाह मेहता तो गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इनमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अरविंद घोष भी इसी गुट में सम्मिलित हो गए थे। उन्होंने अपने प्रभावी लेखन और भाषण से स्वदेशी स्वराज और भारत के लोगों के लिए विदेशी सामानों के बहिष्कार के संदेश को फैलाने में की। बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से इनका नाम जोड़ा गया। 1908 से 1909 में उन पर अलीपुर बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला। अलीपुर जेल में उन्हें कैद कर रखा गया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। वह जेल में गीता पाठ करते थे। जेल में ही उन्हें कृष्ण के दर्शन हुए। साधना व तप किया करते थे। अलीपुर बम कांड, जिसे मुरारी पुकुर खड़यंत्र या मणिकटोला बम कांड सन 1908 में अंग्रेज शासन द्वारा चलाया गया एक आपराधिक मुकदमा, जिसमें अनुशीलन समिति के कई भारतीय राष्ट्रवादियों पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चला। मई 1908 से मई 1909 के बीच कलकत्ता के अलीपुर सत्र न्यायालय में मुकदमा चला, जिसमें अरविंद घोष, उनके भाई वारिन घोष और 37 अन्य बंगाली राष्ट्रवादी को आरोपी बनाया गया था। चितरंजन दास ने इनका मुकदमा लड़ा। जेल से बरी होने के बाद ये पांडिचेरी चले गए। श्री अरविंद के उस प्रसिद्ध अलीपुर मुकदमे ने सारे देश की सनसनी पैदा कर दी थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फंसाने के लिए अपने एक प्रसिद्ध लोकाभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर नॉर्टन को इंग्लैंड से बुलाया। सरकार को पूर्ण विश्वास था कि या तो अरविंद को फांसी दे दी जाएगी अथवा आजन्म कारावास। यह एक रोचक घटना है कि श्री अरविंद, जो आज पूरे विश्व में एक महान दार्शनिक एवं दृष्टा के रूप में जाने जाते हैं, सन 1908 में वह इस रूप में नहीं जाने जाते थे कि उन्होंने दिव्य जीवन और अतिमानस जगत का साक्षात्कार किया है। वह 1 वर्ष तक विचाराधीन कैदी थे। प्रसिद्ध बैरिस्टर चितरंजन दास, जो आगे चलकर बंगाल के प्रसिद्ध नेता बने, वर्तमान में चितरंजन दास लोकोमोटिव बंगाल में डीजल इंजन बनाने का कारखाना स्वतंत्रता के स्थापित हुआ था, उनके नाम पे सौभाग्य से उनके बचाव पक्ष के वकील बने। न्यायाधीश
बीचक्राफ्ट ये वही व्यक्ति थे जिन्हें अरविंद ने आईसीएस की परीक्षा में ग्रीक और लैटिन में द्वितीय स्थान पाने पर विवश कर दिया था। जिरह के अंतिम दिन मिस्टर बीचकास्ट ने पूछा, मिस्टर दास, क्या आप कोर्ट के सामने कोई और प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते हैं अथवा हम इस बहस को की कार्रवाई बंद कर दें? मिस्टर दास ने उस भरी सभा अदालत में कहा था, भाव विह्वल होकर, जज बीचक्राफ्ट, श्रीमान, यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा का एक अपराध है तो श्री अरविंद घोष अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस मनुष्य पर जिस अवैधानिक कार्य का आरोप लगाया गया है वो न केवल इस न्यायालय के सम्मुख कटघरे में खड़ा है वरन इतिहास के उस उच्च न्यायालय के सम्मुख खड़ा है जो आगे लिखा जाने वाला है। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत समय पश्चात जब वह विवाद शांत हो जाएगा, बहुत समय के बाद जब ये तनाव और हलचल खत्म हो जाएगी, बहुत समय के बाद जब आप और मैं नहीं रहेंगे, इस व्यक्ति को इतिहास में राष्ट्रीयता के कवि, देशभक्ति के मसीहा और मानवता के प्रेमी के रूप में याद किया जाएगा। इसके शब्द न केवल भारत में ध्वनित प्रतिध्वनित होंगे वरन समुद्र पार दूर देशों में भी उनकी गूंज पहुंचेगी। निसंदेह चित्तरंजन दास की महान भविष्यवाणी में सन 1914 में मीरा नामक फ्रांसीसी महिला की पांडिचेरी आश्रम में अरविंद से मुलाकात हुई, जिन्हें बाद में अरविंद आश्रम के संचालन का पूरा भार सौंपा गया। अरविंद और उनके अनुयायी उन्हें मदर कहकर पुकारते थे। 5 दिसंबर 1950 को महासमाधि में लीन हो जाने के बाद पांडिचेरी के आश्रम आरोविले की पूरी देखरेख अब जीवन पर्यंत माता जी करती रहीं।